अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक वैश्विक वाणिज्यिक सदस्यता संगठन है। 2. इसका काम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रेखांकित करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B। संदर्भ: भारत ने वर्ष 2023 से 25 कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) के उपाध्यक्ष और सामरिक प्रबंधन बोर्ड (SMB) की अध्यक्षता हासिल की है। IEC एक वैश्विक गैर लाभकारी सदस्यता संगठन है जो 170 से अधिक देशों को एक साथ लाता है। इसका काम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामानों में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मदद देना है। ये तकनीकी नवाचार, किफ़ायती बुनियादी ढांचे के विकास, कुशल और टिकाऊ ऊर्जा तक पहुंच, स्मार्ट शहरीकरण और परिवहन प्रणाली, जलवायु परिवर्तन शमन तथा लोगों और पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ाता है। IEC एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय है जो सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को तय करता है। IEC के अंतर्राष्ट्रीय मानक जोखिम और गुणवत्ता प्रबंधन के आधार के रूप में काम करते हैं, जो निर्माताओं के प्रोमिसेस को सत्यापित करने के लिए परीक्षण और प्रमाणन में उपयोग किए जाते हैं। IEC के कार्य संयुक्त राष्ट्र के 17 सूडानी पाउंड के सभी लक्ष्यों को सीधे आधार प्रदान करते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सक्रिय उपग्रह पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण का पता लगाते हैं जबकि निष्क्रिय उपग्रह पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करते हैं। 2. सामान्य तौर पर निष्क्रिय उपग्रह बादलों के माध्यम से काम करने में सक्षम नहीं होते हैं जबकि सक्रिय उपग्रह बादलों के माध्यम से कार्य सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर B। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को इमेज कैप्चर करने के तरीके के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: निष्क्रिय और सक्रिय। निष्क्रिय उपग्रह पृथ्वी की सतह से परावर्तित विकिरण जैसे दृश्य प्रकाश और अवरक्त किरणों का पता लगाते हैं। सामान्य तौर पर निष्क्रिय उपग्रह बादलों के माध्यम से काम करने में सक्षम नहीं होते हैं। सक्रिय उपग्रह पृथ्वी की ओर ऊर्जा संचारित करते हैं और वापस लौटने वाले सिग्नल को मापते हैं, जो पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सामान्य तौर पर सक्रिय उपग्रह बादलों के माध्यम से काम करने में सक्षम होते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कैसे डेटा एकत्र करते हैं? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विभिन्न कक्षाओं की एक श्रृंखला पर यात्रा करते हैं, जो पृथ्वी के विभिन्न परिदृश्यों की जानकारी प्रदर्शित करते हैं। शक्ति और मेमोरी की सीमाओं के कारण अधिकांश उपग्रह लगातार डेटा एकत्र नहीं करते हैं। कुछ उपग्रह नियमित और विश्वसनीय डेटा अधिग्रहण की पेशकश करते हैं जबकि अन्य समय के साथ कम मात्रा में एकत्र करते हैं। डेटा को उपग्रह पर तब तक संग्रहीत किया जाता है जब तक कि यह डेटा ग्राउंड स्टेशन द्वारा डाउनलिंक न हो जाए। चित्र लेने और उसे डाउनलोड के लिए उपलब्ध होने के बीच का समय 1 महीने से लेकर कुछ मिनटों तक हो सकता है और जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है,
यह अवधि और कम होती जा रही है। भारत में जनजातीय विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022 जारी की। 2. भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्यरत है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से गलत है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। संदर्भ: भारत ग्रामीण आजीविका फाउंडेशन (BRLF) द्वारा शुरू की गई जनजातीय विकास रिपोर्ट 2022। वर्ष 1947 के बाद अपनी तरह का पहला रिपोर्ट होने का दावा करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय समुदाय देश की जनसंख्या का 8.6% है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी के 75 साल बाद भी वे देश के विकास पिरामिड में सबसे निचले पायदान पर हैं। इस रिपोर्ट का लक्ष्य आदिवासी मुद्दों के दायरे को समझने में मदद करने के लिए प्रमुख नीति निर्माताओं, चिकित्सकों, कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों सहित सभी हितधारकों को लक्षित करना है। ये रिपोर्ट मध्य भारत के जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के व्यापक विषय पर केंद्रित है। ये समग्र व्यापक आर्थिक स्थिति, कृषि, भूमि, ऊर्जा और जल उपयोग और विशेष रूप से भूजल प्रबंधन पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन (BRLF) इसे वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में नागरिक समाज की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। उद्देश्य: ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना, इसकी गरीब आबादी, विशेष रूप से स्वदेशी जनजातियों के जीवन में सुधार करना तथा केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के समन्वय से सरकार और भारतीय लोकतंत्र में जनजातियों के विश्वास को मजबूत करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत स्थल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर लिस्ट में शामिल नहीं है? ए. सुमात्रा की उष्णकटिबंधीय वर्षावन विरासत, बी. पाल्मीरा की साइट, सी. एवरग्लेड्स नेशनल पार्क, डी. ग्रेट बैरियर रीफ। उत्तर डी। संदर्भ: ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जो खतरे में है। इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने सिफारिश की है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन और महासागरों के गर्म होने से काफी प्रभावित हुआ है। कुल 52 संपत्तियों को विश्व विरासत समिति यूनेस्को ने कन्वेंशन के अनुच्छेद 11(4) के अनुसार वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर लिस्ट में शामिल करने का निर्णय लिया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर लिस्ट अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन स्थितियों के बारे में सूचित करने और सुधारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो उन विशेषताओं को खतरे में डालती हैं जिनके लिए उस संपत्ति को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। चित्रकारी। राज्य: 1. पिछवाई, राजस्थान। 2. पटचित्र, उड़ीसा। 3. कालीघाट, पश्चिम बंगाल। ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए. केवल एक जोड़ी, बी. केवल 2 जोड़े, सी. तीनों जोड़े, डी. कोई जोड़े नहीं।
उत्तर सी। पिछवाई। पिछवाई कला की उत्पत्ति राजस्थान के नाथद्वारा में कृष्ण मंदिरों में मुख्य देवता के पीछे वॉल हैंगिंग के रूप में हुई थी। ये भगवान कृष्ण से संबंधित कहानियों को संदर्भित करते हैं। यह विशिष्ट भक्ति कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने और कला में आध्यात्मिकता के मिश्रण का एक बेहतरीन उदाहरण है। पट्टचित्र ओडिशा की क्लॉथ स्क्रॉल पेंटिंग परंपरा है, जो भारतीय कला में पौराणिक और धार्मिक विषयों को समर्पित है। गहरापन, मजबूत रूपरेखा, जीवंत रंग जैसे सफेद, लाल, पीला और काला सजावटी बॉर्डर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। कालीघाट पेंटिंग की खोज 19वीं सदी के मध्य में कलकत्ता के काली मंदिर में हुई थी। ये पेंटिंग और चित्र कागज पर पटुआ नामक समुदाय द्वारा बनाए गए थे। पेंटिंग में रोजमर्रा की जिंदगी और पौराणिक देवताओं के दृश्यों को मनोरम तरीके से दर्शाया जाता है। इसके लिए कालीघाट के कलाकार इंडिगो, भारतीय लाल, ग्रे, नीले और सफेद जैसे भारतीय रंगों का उपयोग करते हैं।